गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाया था और आज हम उस प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणामों की व्याख्या एक एक करके करेंगे। समझिएगा आराम से, बहुत इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता रहता है। बताओ, सबसे पहला निष्कर्ष ये था क्या कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है धातु में से। ठीक है, इतनी आसानी समझ सकते हैं उस चीज़ को हम यहाँ से देखिए एक बार। बताओ क्या समीकरण था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण? सर ये था एच न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर, यही था। अब सुनो, अगर मान लो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू लेस देन न्यू जीरो हो जाती है, न्यू लेस देन क्या होती है? न्यू जीरो। तो फिर हम न्यू में से न्यू जीरो घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। बोलो, अरे भाई न्यू कम है न्यू जीरो अधिक है, तो न्यू में से न्यू जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो इस समीकरण का LHS पूरा माइनस का हो जाएगा। अगर LHS माइनस का है तो RHS भी माइनस का होना चाहिए। RHS क्या है? RHS गतिज ऊर्जा है 1/2 एम वी एम स्क्वायर। क्या गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक हो सकती है क्या? कभी नहीं। गतिज ऊर्जा या तो धनात्मक होगी या अधिक से अधिक शून्य होगी, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए न्यू लेस देन न्यू जीरो के ऊपर कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। केवल कब होगा? जब न्यू या तो न्यू जीरो से अधिक हो या न्यू जीरो के बराबर हो। ठीक है, तो ये निष्कर्ष पहला हो गया इसका। पढ़िए, इसको लिखा हुआ है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम अर्थात न्यू लेस देन न्यू जीरो, ये वी नहीं है न्यू है, न्यू लेस देन न्यू जीरो हो तो समीकरण 4 के अनुसार गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक। चूंकि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए न्यू लेस देन न्यू जीरो की अवस्था में फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। अतः फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू का मान दहली आवृत्ति यानी न्यू जीरो के बराबर हो या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये समझ में आया आपके आराम से? ठीक है। निष्कर्ष नंबर 2, याद करो मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये हमने पढ़ा था उसमें। ये निरोधी विभव डिपेंड करता है आवृत्ति के ऊपर, इसलिए निरोधी विभव किसका परिचायक था? गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो इसे कितना सिंपल हो रहा है ऐसे समझना। अरे भाई समीकरण आ रही है एच न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 एम वी एम स्क्वायर। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रही है? आवृत्ति पर। क्या इस सूत्र में कहीं तीव्रता आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि गतिज ऊर्जा केवल आपका जो आवृत्ति है उसी पर डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल व्याख्या हो रही है समीकरण के द्वारा निष्कर्षों की। 2 निष्कर्ष पढ़ लिए हमने। पहला बताइए, अगर न्यू से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर न्यू का मान न्यू जीरो से कम है तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, वो संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यू लेस देन न्यू जीरो पर प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। केवल कम संभव है जब या तो न्यू जीरो के बराबर हो या उससे बड़ा हो। दूसरा निष्कर्ष कितना आसान है कि गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो इस सूत्र से स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। ठीक बात है। अब सुनो जरा ध्यान से एक बार। तीसरा, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था जैसे ये धातु की सतह है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है।
अब फोटोन के पास दो चीज़ें हैं, एक तो उसके पास आवृत्ति है और एक फोटोनों की तीव्रता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से एक बार। अब बताओ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है तो तुम किसको बढ़ाओगे? किसने पढ़ा हो गंभीरता से तो साफ कहेगा कि सर अगर हमें संख्या बढ़ानी है तो हमको तीव्रता बढ़ानी होगी। पहला निष्कर्ष था हमारा, याद कीजिए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आप कीजिए कि तीव्रता को बढ़ाने पर कैसे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। बहुत सिंपल है, समझिए इसको। देखो, तीव्रता को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए आप एक बार। देखो, दो अलग अलग चीज़ है, एक आवृत्ति है। अब आप समझ जाओ, आवृत्ति का मतलब तो ऊर्जा से लिया जाता है। किससे? गतिज ऊर्जा से। ठीक है, और तीव्रता का मतलब लिया जाता है फोटॉन्स की संख्या से। फोटॉन्स की संख्या से। अगर बताओ मैं आवृत्ति को बढ़ाता हूँ, किसी फोटोन की मैं आवृत्ति को बढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है कि मैं उस फोटोन की ऊर्जा को बढ़ा रहा हूँ। और तीव्रता को बढ़ा रहा हूँ मतलब क्या है, मैं फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ। 2 फोटोन, 3 फोटोन, इस तरीके से फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं तीव्रता को बढ़ा रहा हूँ तो मैं किसको बढ़ा रहा हूँ? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, ये जो फोटोन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है, इनकी अनुक्रिया जो है, अन्योन्य क्रिया जो है, वो होती है 1-to-1 अन्योन्य क्रिया। 1-to-1 का मतलब क्या होता है सर? 1-to-1 का मतलब है कि एक फोटोन, चाहे वो कितनी ही ऊर्जा का हो, अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। 1-to-1 रिएक्शन है। आपने अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो कहीं 11वीं में आया होगा, आपके फलन होता है एक ही फलन। एक मतलब होता है 1-to-1 फंक्शन, एक का एक से अनुक्रिया। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया कर रहा है, उसे बोलेंगे हम 1-to-1 इंटरेक्शन, एक से एक की अनुक्रिया। तो समझिए एक बार, अगर मैं आवृत्ति को बढ़ाता हूँ तो संख्या नहीं बढ़ा रहा मैं, क्या बढ़ा रहा हूँ मैं? उसकी ऊर्जा। ऊर्जा कितनी बढ़ा लो, जैसे ये फोटोन है, इसकी ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 100 की 100 किसको देगा? एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर 200 है तो भी ऊर्जा एक को ही देगा। अगर 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी ऊर्जा तो एक को ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 300 आने पर ये ऊर्जाओं को बांट देगा, नहीं, वो ऊर्जा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, एक फोटोन। ठीक है, तो अगर मैं ऊर्जा को बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आवृत्ति को बढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं तीव्रता बढ़ा रहा हूँ, तीव्रता का मतलब अगर मैं फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ, तो जितने अधिक फोटोन होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को वो ऊर्जा देंगे। अगर तीव्रता बढ़ा रहा हूँ, पहले तीव्रता एक फोटोन की थी, जब मैंने उनको 3 कर दिया, तो 3 नए फोटोन 3 नए इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। तो तीव्रता को बढ़ाने से आप जो है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है साफ साफ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन की अनुक्रिया एक इलेक्ट्रॉन से ही होती है। एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलता है 1-to-1 इंटरेक्शन। अतः प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से, मतलब फोटॉन्स की संख्या को बढ़ाने से, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 आपको याद हो तो उसमें हमने ये कहा था कि धातु की सरफेस और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जैसे ही इस फोटो इलेक्ट्रॉन पर पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन आपतित होगा, तो वो फोटोन पर्याप्त ऊर्जा का है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके तुरंत फुरत यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी समय पश्चता नहीं होगी। मतलब जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन आया, तुरंत इलेक्ट्रॉन ने उसको अवशोषित किया और इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करके तुरंत धातु की सतह से बाहर निकल गया। इसमें कोई भी
टाइम का जो समय जो है उसकी पश्चता, टाइम लैगिंग बोलते हैं उसको, टाइम लैगिंग, समय पश्चता वो नहीं आएगी। तो इसको भी समझाते हैं हम लोग कि अगर घर पे कोई फंक्शन है और पापा जी आए छुट्टी दिलाने के लिए, तो आप लोग शायद रुकते नहीं हो, तुरंत पापा के आते ही तुरंत क्लास से रवाना होते हो। ये पर्याप्त ऊर्जा है उनके पास, तो उनका आदेश मानते ही तुरंत आप क्लास से बाहर निकलते हो, उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है इसमें। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा फोटोनों के रूप में निहित रहती है, और जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, उसके अवशोषण से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी भी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, तो हमने 4 प्रभाव थे इसके, उनकी व्याख्या कितनी आसानी के साथ हमने कर दी। अब हम इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आज ही मैं अगला वीडियो डालूंगा। थैंक यू।